हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक द्विघात समीकरण दी हुई है x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। हम मूल भी बोल सकते हैं या शून्यक भी बोल सकते हैं। तो इसके हम गुणनखंड करेंगे। ये क्वेश्चन आपने छोटी क्लास में भी किए होंगे। तो इसको हम पहले ऐसे करते थे कि यहाँ पर जो नंबर दिया होता है, जैसे कि यहाँ -10 दिया हुआ है, तो हम क्या करना होगा, ऐसे दो नंबर चाहिए हैं जिनको माइनस करने के बाद 3 आ जाए और उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर हैं हमारे पास 5 और 2। 5 में से अगर जो 2 चला जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा और 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 10 भी आ जाएगा। तो हमें ऐसे दो नंबरों का पता करना होता है जिनकी मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आ जाए और उन्हें माइनस करने के बाद 3 आ जाए। अब इस ब्रैकेट से हम इसको बाहर निकालेंगे तो इनके चिन्ह बदलेंगे। ये माइनस के 5x हो जाएगा, ये माइनस का था तो ये प्लस हो जाएगा। -10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन निकाल देंगे तो कॉमन आएगी x माइनस 5। 2 कॉमन निकाल दिया तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों यहाँ पर आ जाएगा 2 5 या 10, 2 पंजे 10। तो इन दोनों में x माइनस 5 कॉमन है तो x माइनस 5 हमने यहाँ लिख लिया और हमारा बचता है यहाँ एक ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसके साथ में 0 ले लेंगे, एक बार इसके साथ में 0 ले लेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू आ जाएगा 5। दूसरा था x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तथा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा x इक्वल टू -2। तो हमारे दो मूल कौन कौन से आ गए, एक तो आया है 5 और एक -2। अतः यहाँ पर लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल 5, -2 हैं। इसके बाद हम सेकंड पार्ट देखेंगे। इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं। ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें माइनस करने के बाद आ जाए हमारा 12, क्योंकि यहाँ पर 2 सामने लिखा हुआ है इसके, तो 2 छंग 12। तो सबसे पहले हमें इसकी गुणा इससे करनी पड़ेगी। तो हमें जो मल्टीप्लाई करके लिखाना है 2 छंग 12। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें गुणा करने के बाद आ जाए 12 और उन्हें माइनस करने के बाद आए 1। तो ऐसे दो नंबर होंगे हमारे 4 और 3, यानी कि 4 में से 3 गया तो -4 में से 3 गया तो 1 भी बच जाएगा और 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 12 भी आ जाएगा, यानी कि 4 3 12। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 2x² प्लस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा 2x कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 2, क्योंकि 2 दूनी 4। यहाँ से 3 बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा x प्लस 3 दूनी 6। इन दोनों में x प्लस 2 कॉमन है तो x प्लस 2 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। अब इसके साथ में 0 ले लेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ जाएगा -2। तो हमारा एक मूल आया -2 और दूसरा आ जाएगा तथा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2। तो हमारे दोनों मूल ये इस तरीके से आ जाते हैं। अगर जो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, वीडियो में आपको जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सब कुछ समझ में आ रहा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है। अब हमें √2 की मल्टीप्लाई इस 5√2 से करनी है। तो √2 की मल्टीप्लाई जब हम √2 से करते हैं तो 2 आता है, यानी कि √2 की मल्टीप्लाई √2 से करने पर 2 आ गया और 2 5 या 10, यानी कि यहाँ पर हमारा 10 आ जाएगा। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें जोड़ने के बाद आ जाए 7 और गुणा करने के बाद आ जाए 10। ऐसे दो नंबर जिन्हें जोड़ने के बाद 7 आ जाए और गुणा करने के बाद 10। तो ऐसे दो नंबर है 5 और 7। तो यहाँ पर हम इसके फैक्टर कर रहे हैं 2x² प्लस 5 प्लस 2
देखो 5 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 7, और इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5 दूनी 10, तो 5√2 हमारा यहाँ लिखा रहेगा ऐसे ही। ये चीज़ हम सिर्फ सोचते हैं, लिखते नहीं है। कभी कोई यहाँ पर 10 लिख दे, सिर्फ यहाँ पर √2 के मल्टीप्लाई 5√2 से करके देखी तो हमें पता चला कि 10 आना है, तो इनकी मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, 10 बैठ रहा है, और 5 और 2 7। तो हमें सिर्फ नंबर अपने दिमाग में ही कैलकुलेशन करना होता है, लिखना कुछ नहीं होता है। अब √2x² प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। इसमें से जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल देंगे। तो इसमें से कॉमन निकाला √2x प्लस 5, और यहाँ से हमारा देखो जो 2 है इसमें से एक √2 हमने बाहर निकाला। इस 2 में 2 √2 होते हैं, तो एक √2 इसमें से बाहर निकाला, तो एक √2 हमारा अंदर पहुँच जाएगा। और √2 जब यहाँ से बाहर निकला हुआ है तो यहाँ 5 रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है, तो इन दोनों में से हमारा कॉमन आ जाएगा √2x प्लस 5 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब एक बार हम इसके साथ में 0 लेंगे, एक बार इसके साथ में 0 ले लेंगे, तो √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और √2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/√2। एक हमारा मूल ये आ गया है, और दूसरा मूल निकालेंगे तथा x प्लस √2 है ये, तो ये प्लस √2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो हमारे मूल क्या हैं? अतः द्विघात समीकरण के दो मूल -5/√2 तथा -√2 हैं। तो ये हमारा इसका थर्ड वाला कंप्लीट हो जाता है। फोर्थ पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 2x² - x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। इनके नीचे सबके नीचे 1 लिख कर हम एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 8। अब यहाँ पर 2x² है, तो 1 से जो है 8 कितने बार कटेगा? 8 टाइम्स कटेगा। -x 1 से 8 टाइम्स कटेगा, और प्लस 1 इस 8 से 8 1 टाइम्स कटेगा, तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। हमें इसी तरीके से एलसीएम लेना आना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अगर जो आप एलसीएम कभी भी लोगे तो कभी भी ज़िंदगी में मार नहीं खाओगे और आपका आंसर हमेशा सही आएगा। तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इससे करने पर आ जाएगा हमारा 16x² - 8x प्लस 1 और इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा, क्योंकि 8 की गुणा जब 0 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए, 16 कम 16, ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद 16 आ जाए और उन्हें प्लस करने के बाद 8 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर हैं हमारे 4 + 4। तो 4 + 4 इन दोनों को प्लस करने के बाद 8 आ रहा है, और इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 16 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 16x²। यहाँ पर इन ब्रैकेट के अंदर दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ से हमारा 4x कॉमन ले लेंगे, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और यहाँ 1 बाहर निकाल दिया। यहाँ से 1 बाहर निकालने के बाद हमारा बचेगा 4x - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ 4x - 1 4x - 1 दोनों कॉमन है, तो इसमें से कॉमन निकाल दिया। 4x - 1 यहाँ पर दूसरा ब्रैकेट में लिख देंगे, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक बार इसके साथ में 0 ले लेंगे, और एक बार इसके साथ में 0 लेंगे। 4x - 1 इज इक्वल टू 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/2। दूसरा है हमारा, यहाँ कर लेते हैं, तथा 4x - 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। अतः दो मूल क्या है हमारे? x बराबर 1/2, 1/2। तो यहाँ हमारे दो मूल आ गए। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। 5 पार्ट है 100x² - 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए 100 कम 100, जिन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाए 100 और उन्हें जोड़ने के बाद आ जाए 20। तो ऐसे नंबर है 10 और 10। तो यह आ जाएगा हमारा 100x² - 10x - 10x प्लस 1
इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा 10x कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा 10 × 100 और 1 बाहर, यहाँ 10x बाहर निकाला होता है, यहाँ 1 बचेगा। यहाँ में कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ 1 बाहर निकालेंगे तो 10x, यहाँ -1 बाहर निकाला है तो इनके अंदर के दोनों को चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस का तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये दोनों कॉमन है एक दूसरे में तो यहाँ पर लिख लेंगे 10x - 1 और इसको लिख लेंगे 10x - 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसके साथ में 0 लेंगे, एक बार इसके साथ में 0 लेंगे। 10x - 1 इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2 तथा अब इसके साथ में लेंगे 10x - 1 इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/10। तो इसके हमारे दो मूल आए हैं 1/2 और 1/10। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अब यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन में 10x इज इक्वल टू 1 था तो यहाँ पर हमारा 2 नहीं 10 ही आएगा इसके नीचे, ये धोखे से लिखा गया था। तो दोनों मूल क्या है हमारे 1/10, 1/10 रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। आरंभ में उन दोनों के पास कुल कितने कंचे थे? तो यहाँ पर जॉन और जीवंती के पास कुल 45 कंचे हैं, उनमें से वे 5-5 खो भी देते हैं और उनका गुणनफल 124 हो जाता है। तो आरंभ में उनके पास कुल कितने कितने कंचे थे? तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बताना है कि जॉन के पास कितने कंचे थे आरंभ में और जीवंती के पास कितने कंचे थे। तो मान लेंगे, माना जॉन के पास आरंभ में कंचों की संख्या बराबर x, माना जॉन के पास आरंभ में कंचों की संख्या बराबर x तथा जीवंती के पास आरंभ में कंचों की संख्या बराबर 45 - x, क्योंकि एक के पास अगर जो x है तो दूसरे के पास 45 - x रहेगा, क्योंकि दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। अब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर प्रश्नानुसार ही लिख लेंगे तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा। प्रश्नानुसार में उसने कहा कि दोनों क्या करते हैं 5-5 कंचे खो देते हैं, या प्रश्नानुसार को हम बाद में लिख लेंगे, पहले इसमें डिटेल दे देते हैं कि पूरे किस किस ने कितने कितने कंचे खोए। तो यहाँ पर लिख लेंगे 5-5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x - 5। अब जॉन के पास पहले x कंचे थे और उसने 5 कंचे खो दिए, तो इसका मतलब 5 x में से निकल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी x - 5, और जीवंती के पास कितने रह जाएगी, तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर, जीवंती के पास पहले जो कंचे थे वो 45 - x थे। अब कितना हो जाएगा, 45 - x में से 5 कंचे और निकल गए, तो यहाँ बचेगा हमारा 40 - x, क्योंकि 5 कंचे खो दिए तो 45 में 5 गया तो 40 बचे, इसलिए हमारे कंचों की संख्या कितनी रह जाएगी यहाँ पर जीवंती के पास 40 - x। अब उसने कहा कि उनकी संख्याओं का गुणनफल 124 है, तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देंगे प्रश्नानुसार। 5-5 कंचे खोने के बाद उनकी संख्याओं का गुणनफल
124 दिया हुआ है, तो अब जॉन के पास x-5 कंचे रह गए हैं और जीवंती के पास 40 - x कंचे रह गए हैं, और इनका गुणनफल कितना है 124 है। तो इसके पास इतने रह गए थे और इसके पास इतने रह गए थे, इनका गुणनफल 124 दिया था, तो हमने ये लिख लिया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में कर लेंगे। तो x की मल्टीप्लाई पहले इन दोनों से करेंगे, फिर 5 की मल्टीप्लाई फिर इन दोनों से करेंगे। तो x की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो आ जाएगा हमारा 40x - x²। 5 की 40 से करेंगे तो -200, -5 की मल्टीप्लाई -x से करेंगे तो +5x इज इक्वल टू 124। यहाँ पर -x² लिख लेंगे और 40 और 5 45x हो जाएगा, -200 और ये 124 हमारा इधर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -124 इज इक्वल टू 0। तो -x² प्लस 45x ये हो जाएगा -324 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इनके पूरी लाइन के चिन्ह बदल देंगे, x² - 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें प्लस करने के बाद 45 आ जाए और उनकी गुणा करने के बाद 324 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर हमारे होंगे 36 की गुणा अगर जो हम 9 से करते हैं, 36 और 9 45 भी हो रहा है, 9 पंजे 45। तो ऐसे दो नंबर यहाँ पर हम 324 के फैक्टर करके देख लेंगे, तभी पता चल जाएगा हमारा कि क्या लेना है। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और यहाँ 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 कम 3। तो हमें देखने नंबर ऐसे कौन से होंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 2 दूनी 4 तिया 12, 27 और 12 45 हो सकता है, 27 और 12 इनकी गुणा करके भी हमारा यही बैठेगा। यहाँ फैक्टर करने के बाद हमने देखा कि इस तरीके से लिया, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 2 दूनी 4 तिया 12, 27 और 12 को जोड़ के हमारा 45 नहीं आ रहा, 324 गुणा करके तो आ जाएगा। तो इसलिए हमें और दूसरे नंबर लेने पड़ेंगे। अगर जो हम ले लेते हैं यहाँ पर 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 और 3 तिया 9, 36 और 9 45, 36 की गुणा 9 से करेंगे तो 324 आ जाएगा। तो इसलिए 36 और 9 लेंगे यहाँ पर हम। तो इसको लिख लेंगे हम x² माइनस 36 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस 36x माइनस 9x और प्लस 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x माइनस 36 और यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 36। दोनों जगह सेम ही बचना है। तो x कॉमन लिया हमने यहाँ से, तो यहाँ बचेगा हमारा x माइनस 36। यहाँ से -9 बाहर निकाल दिया तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x माइनस 36 कॉमन है और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा आपका। अब x माइनस 36 इसके साथ में लिखेंगे 0, x इज इक्वल टू आ जाएगा 36। अब यहाँ पर हम लेंगे इसमें x माइनस 9, x इक्वल टू 9। हमारे पास x की वैल्यू 2 आई है, एक 36 आया है और एक 9 आया है। तो x जो माना था हमने, जॉन के पास कंचों की संख्या x मानी थी, तो इसका मतलब हो गया कि जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है 36 है। अगर जो शुरू में जॉन के पास कंचों की संख्या 36 है, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या होगी 45 माइनस 36 बराबर 9, यानी कि जीवंती के पास 9 होगी। अगर जो यदि जॉन के पास 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास हो जाएगी 45 माइनस 9 बराबर 36 कंचे। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लिखना है कि अगर हम शुरू की 2 कंडीशन बन रही है, जॉन के पास कंचों की संख्या 36 भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है, क्योंकि दोनों संख्या प्लस की आई हैं। इस वजह से जॉन के पास 36 संख्या भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है। और
जब 36 होगी तो उसके पास 9 होगी जीवंती के पास, अगर जो जीवंती के पास 9 होगी तो उसके पास 36 होगी, मतलब एक दूसरे के उल्टे ही रहने हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे अतः जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर 36। यहाँ पर लिख लेंगे अतः यदि जॉन के पास अतः यदि जॉन के पास अतः यदि जॉन के पास कंचों की प्रारंभ में अतः यदि जॉन के पास कंचों की प्रारंभ में संख्या बराबर 45, तब जीवंती के पास आरंभ में कंचों की संख्या बराबर 45 नहीं 36 आया था, 36 एक्स की वैल्यू 36 थी ना, तो 36 लिखेंगे। तब जीवंती के पास आरंभ में कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस एक्स, यानी कि एक्स के जगह कितना लिखेंगे हम 36, यानी कि 9। तो यानी कि अगर ये जॉन के पास कंचों की संख्या प्रारंभ में, सही करके लिख लेते हैं इसको, थोड़ी लैंग्वेज अच्छी सी नहीं लग रही। यदि जॉन के पास आरंभ में कंचों की संख्या बराबर 36 हो, यदि जॉन के पास आरंभ में कंचों की संख्या 36 हो, तब जीवंती के पास आरंभ में कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी 45 माइनस 36। और दूसरी कंडीशन यह है यदि आरंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या 9 हो, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस 9 बराबर 36। तो हमारे पास यहाँ दो कंडीशन बन जाती हैं। अगर जो जॉन के पास शुरू में कंचों की संख्या 36 होगी तो इसके पास 9 होगी, और अगर जो इसके पास 9 होगी तो इसके पास 36 होगी। तो इस तरीके से हमारे दोनों कंचे आपस में बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कुछ खिलौने का मतलब हो गया कि मान लिया एक्स खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य ₹55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी कि जो खिलौने का जो एक दिन का जो प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य होगा, अगर जो ₹55 में से एक्स को घटा देंगे हम, तो वो उसका क्या होगा, खिलौने का मूल्य होगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत ₹750 थी, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है और निर्माण लागत दे रखी है हमारी ₹750। इसने कहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत ₹750 है, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें मान लेंगे माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x। माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x।
तथा प्रत्येक खिलौनों का मूल्य बराबर। उसने कहा था कि एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य ₹55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी कि अगर जो 55 में से हम खिलौनों की संख्या घटा दें जितने हमने एक दिन में बनाए थे, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य पता चल जाता है। तो जिस तरीके से उसने बोला था उसी तरीके से हमने इसका प्रत्येक खिलौने का मूल्य मान लिया है। और उसने कहा कि किसी एक दिन निर्माण लागत 750 रुपये थी, एक दिन की निर्माण लागत दे रखी 750 रुपये, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर जो हम x की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो वो 750 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने x खिलौने बनाए हैं और इतने रुपए के हिसाब से बनाए, तो टोटल रुपये बैठ रहे हैं हमारे 750 रुपये। यहाँ पर लिख देंगे हम प्रश्नानुसार हमने x खिलौने बनाए हैं और बनाए हैं हमने 55 माइनस x रुपये के हिसाब से, टोटल रुपये बैठ रहे हैं हमारे 750 रुपये। इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। इस 750 को हम उठा के इधर ले आएंगे। यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर को शुरू में लिख रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। इस लाइन के मैं चिन्ह बदल रहा हूँ पूरी के, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x और ये हो जाएगा आपका प्लस। पूरी लाइन के चिन्ह बदले हैं, तो जो प्लस का था वो माइनस हो गया, जो माइनस का था वो प्लस हो गया है। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए, इनके गुणनखंड करने हैं हमें, तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें प्लस करने के बाद आ जाए 55 और उनकी गुणा करने के बाद आ जाए 750। 750 यानी कि 75, 25 या 75 यानी कि 25 और 30 अगर जो हम जोड़ देंगे तो 55 भी हो जाएगा, 25 के 30 से गुणा कर देंगे तो 750 भी हो जाएगा। तो ऐसे दो नंबर हैं जिनकी गुणा करने के बाद हमारा 750 आ जाएगा। वो नंबर है 25 और 30, यानी कि 25 की गुणा 30 से करेंगे तो हम 750 बैठ रहा है और उनको प्लस करेंगे तो 55 भी आ रहा है। तो बिल्कुल सही नंबर बैठ रहे हैं हमारे 25 और 30। तो यहाँ पर हम ले लेंगे, अगर जो हम 25 में 30 जोड़ देंगे तो हमारा 55 भी आ रहा है, और 25 की गुणा अगर जो हम 30 से करेंगे तो हमारा नंबर 750 भी आ जाएगा। तो अब इसमें से जैसे कि हम गुणनखंड करने सीखे हैं उसी तरीके से गुणनखंड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x और प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा x माइनस 25 माइनस 30 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। आपको ध्यान रखना है जो इस ब्रैकेट में बचता है वही इसी ब्रैकेट में बचना चाहिए, और अगर जो दोनों सेम आ जाते हैं तो समझो हम फैक्टर सही किए हैं। अब इन दोनों में कॉमन है हमारा x माइनस 25, तो x माइनस 25 हम यहाँ ले लेंगे और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 25 तथा दूसरा वैल्यू हमारा x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, यह आ जाएगा x की वैल्यू 30। यानी कि हमारे पास x की वैल्यू जो है 2 आई हैं और खिलौने की संख्या कितनी मानी थी हमने, x मानी थी। अगर जो खिलौने की संख्या उस दिन 25 थी तो उस दिन हमारा खिलौने का मूल्य होगा 55 माइनस 25 बराबर 30, जो भी मतलब इस तरीके से आएगा वो लिख सकते हैं उनको। तो लिख लेंगे, यदि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 25 हो तब प्रत्येक खिलौने की लागत 55 माइनस 25 बराबर 30 होगी। और यदि उस दिन निर्माण किए गए
खिलौने की संख्या 30 हो तब प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत 55 माइनस 30 बराबर 25 होगी। प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत 55 माइनस 30 बराबर 25 होगी। यानी कि एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। अगर तो खिलौनों की संख्या अगर तो 30 रहेगी तो निर्माण लागत हमारी 25 रहेगी, और अगर तो खिलौनों की संख्या 25 रहेगी तो निर्माण लागत 30 रहेगी। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, अगर जो आपको मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर जो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप इनको वीडियो को बार बार देखें और आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा और पक्का हो जाएगा, फिर आप कभी भूलेंगे भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आप 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो इसमें मान लेंगे, माना पहली संख्या x है तो दूसरी 27 माइनस एक्स माननी पड़ेगी। तो माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स। क्योंकि उनका योग 27 दे रखा है तो इसलिए एक को माइनस करके लिखा जाएगा। अगर जो हम इन दोनों को जोड़ कर देखेंगे तो माइनस माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा, उनका योग कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। और इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है 182। यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे हम प्रश्नानुसार दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है हमें 182। इसकी गुणा इससे करेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। 182 को हम इधर ले जाएंगे। ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 27 आ जाएगा। और यहाँ से हमने अभी इससे पहले हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। अभी हमने इसको पहले गुणनखंड करना है, गुणनखंड करने के बाद तो जो प्रोसेसिंग है वो करेंगे। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको प्लस करने के बाद 27 आ जाए और गुणा करने के बाद 182 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर कौन होंगे, इनको 182 के फैक्टर करके देख लेंगे तभी पता चल पाएगा हमें कौन कौन से होंगे। 2 नंबर 18, 2 एकम 2, और ये 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 या 21, और ये 13 से जाएगा। तो ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हों प्लस करने के बाद 27 आ जाए। तो 13 दूनी 26 या 7 दूनी 14, 14 और 13 27 हो जाएगा, और 14 की 13 से गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो नंबर ऐसे आ जाएंगे 14 और 13। तो हम इसमें लिखने वाले हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14 और 13 को अगर हम जोड़ेंगे तो वो 27 भी बन जाएगा, और 182 उनकी गुणा करने के बाद भी आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, इस ब्रैकेट से जब इसको बाहर निकालेंगे तो इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x माइनस 14, और यहाँ से माइनस 13 कॉमन लिया तो x माइनस यहाँ पे हमारा 14 ही बचेगा, और इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या होता है कि जो सेम नंबर आ जाना चाहिए। अगर जो ये दोनों सेम नंबर आ जाते हैं तो समझो हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं सही हुआ है। और अगर जो ये दोनों नंबर सेम नहीं आते हैं तो इसका मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं हमारा क्वेश्चन गलत हुआ है। तो इन दोनों में x माइनस 14 कॉमन है, इसको कॉमन ले लिया है। यहाँ बचता है हमारा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे यहाँ 14, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी हमारी x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 13। अब यहाँ पर दो संख्याओं का जोड़ 27 है। उसने कहा था कि पहली संख्या ज्ञात कीजिए और दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो उनको दोनों को ज्ञात करना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यदि पहली संख्या
इक्वल टू, अगर जो पहली संख्या हम 14 मान लेंगे 14, तब दूसरी संख्या इक्वल टू, तो 27 में से 14 को माइनस करना पड़ेगा और कितनी आ जाएगी हमारी 13। और यदि पहली संख्या हम 13 मानेंगे तब दूसरी संख्या 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14 होगी, क्योंकि हमारी दोनों संख्याओं का जो योग आया था वो 27 ही बैठ रहा है और दोनों संख्या हमारी कैसी हैं, दोनों संख्या हमारी प्लस की हैं, ये भी प्लस का 14 है और ये भी प्लस का 13 है। तो इनमें दो कंडीशन बन जाती हैं हमारी, अगर जो 14 ये होगी पहली संख्या तो 13 दूसरी संख्या होगी, और यदि 13 संख्या पहली माननी चाहिए तो दूसरी संख्या 14 माननी पड़ेगी। जैसा क्वेश्चन में कहा जाता है वैसे ही हमने इसको लिखना पड़ता है, क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें इसमें क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना पड़ता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो इसमें मान लेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक संख्याएं x तथा x प्लस 1 है। देखो क्रमागत संख्याएं वो होती हैं जैसे कि 1 के बाद 2 आ जाता है, 2 के बाद 3 आ जाता है, 3 के बाद 4 आ जाता है। तो हमने देखा कि सब में एक एक नंबर प्लस होता जा रहा है, तो उनको बोलते हैं क्रमागत संख्या। अगर जो दो क्रमागत संख्या में हमने मान लिया पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी x प्लस 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर उसने क्वेश्चन में कहा है कि उनके वर्गों का योग 365 है। हेडिंग डाल देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो उनके वर्गों का योग x का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि इसका वर्ग कर देंगे और इसका भी वर्ग कर देंगे, और योग करना है तो इसलिए इसके बीच में प्लस रखना पड़ा हमें, और इक्वल टू में लिख लेंगे हम 365। यहाँ आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x और मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 365। तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर 365। 365 को इधर ले जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस माइनस 365 आएगा यहाँ, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा 2 कॉमन निकाल देंगे, तो 2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस x और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें माइनस करने के बाद 1 आ जाए और उनकी गुणा करने के बाद 182 आ जाए। तो 182 के हम फिर से फैक्टर करने वाले, 2 9 18, 2 एकम 2 और यहाँ आ जाएगा 7 से, तो ये 7 से जा रहा है, तो 7 एकम 7 और 7 21, तो ये 13 बार गया। तो 2 7 14, 14 और 13, 14 में से 13 गया तो हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 14 की गुणा 13 से करेंगे तो हमारा 182 भी आ जाएगा। तो हमारे दो नंबर आ गए हैं 14 और 13। तो 14 में से 13 गया तो x बचेगा और इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 182 भी आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो x प्लस 14, 13 कॉमन ले लिया तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x प्लस 14 दोनों में हमारा क्या है, कॉमन है, तो x प्लस 14 और यहाँ आ जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 14। और दूसरा है x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 13। हमसे क्वेश्चन में कहा गया था दो क्रमागत धनात्मक पूर्ण संख्या है, तो ये धनात्मक तो है नहीं, तो ये हमारा ऋणात्मक है, यह ऋणात्मक संख्या
तो हम यहाँ लिखेंगे अतः पहली धनात्मक संख्या इज इक्वल टू 14 तथा दूसरी धनात्मक संख्या फोर्टीन प्लस 1, सॉरी ये 13 था तो 13 लिखेंगे इज इक्वल टू 14। क्योंकि धनात्मक जो संख्या थी हमारी वो 13 थी, इसलिए पहली धनात्मक संख्या क्या होगी हमारी 13 है, और दूसरी धनात्मक संख्या हो जाएगी 13 में 1 जोड़ेंगे, क्रमागत है इसलिए 1 जोड़ा, तो इसलिए इक्वल टू आ जाएगा हमारा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर कम हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज की बात कही गई है। समकोण त्रिभुज हमारा इस टाइप का होता है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। उसने कहा है कि उसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो समकोण त्रिभुज का आधार हमारा ये होता है, इसको x मान लिया, और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो हमारा लंब कहलाता है तो 7 सेंटीमीटर कम है, और कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर कम है। आधार से 13 सेंटीमीटर कम है कर्ण। तो इस तरीके से हमारा जो कंडीशन दे रखी थी वो ये बनकर तैयार हो जाती है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी थी उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम हो गई। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर कम हो तो कर्ण जो है आधार से 13 सेंटीमीटर कम दिखा दिया यहाँ, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें दो भुजाएं ज्ञात करनी है, तो यहाँ इसको लिख रहे हैं हम। सॉरी, इसमें क्वेश्चन में पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर का नहीं कम नहीं का ही लिखा हुआ है। तो हमारा जो कर्ण रहेगा वो 13 का रहेगा। एक बार फिर से दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ। इसने कहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कम कहा इसलिए माइनस कर दिया, और अगर तो ज़्यादा कहता तो प्लस कर देते। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें एक भुजा दे रखी है, तो ये दोनों भुजाएं और ये भुजाएं दोनों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में मानना पड़ेगा इसका आधार। तो अगर जो हम आधार को x मान लेंगे तो उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x - 7। तो यहाँ लिख लेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर तथा ऊंचाई बराबर x - 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई इसकी x - 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। कर्ण दे रखा हमें 13 सेंटीमीटर का, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज है इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण दे रखा हमें 13, तो 13 लिख लेंगे, 13 का स्क्वायर। लंब है हमारा x - 7 का स्क्वायर, और आधार है हमारा x स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 169 बराबर x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2x इंटू 7 प्लस x स्क्वायर। 169 बराबर x स्क्वायर हो जाएंगे हमारा 2x स्क्वायर प्लस 49x और 7 दूनी 14x। अब हमने क्या करना है, या तो इसको पूरे को उठा कर हम इधर लेकर चले आएंगे या इसको इधर ले जाएंगे। तो हम इसको ही लेकर आ रहे हैं पूरे को उठा के, -2x स्क्वायर माइनस 49 और प्लस 14x। ये माइनस का 2x स्क्वायर था, तो इसको लिख लेंगे हम
प्लस के 2x², या पहले इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, बाद में बदलेंगे चिन्ह। तो -2x² और माइनस प्लस 14x पहले लिख लिया। x वाले हम क्रम से लगाते हुए जा रहे हैं, पावर 2 वाला, फिर 1/12, फिर कांस्टेंट लिख लेंगे। 169 में से 49 गया, हमारा बचेगा 120 = में 0। अब इस लाइन के पूरी के हम चिन्ह बदलेंगे, और चिन्ह बदलने के साथ साथ में इसमें -2 कॉमन ले लेंगे। -2 कॉमन ले रहे हैं इस लाइन से हम पूरे में से। तो इसमें से -2 कॉमन जब बाहर निकाला हमारा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस के x², और इसमें से यहाँ आ जाएगा -7x और -60। -7x -60 = 0। ये -2 0 का अपॉन में पहुँच जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये 2 हट जाएगा, माइनस के 2 हट जाएगा, और -7x -60 = 0। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें माइनस करने के बाद 7 आ जाए और गुणा करने के बाद 60 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर है 12 - 5, 12 में से 5 गया तो हमारा 7 बचेगा। तो यह आ जाएगा x² - 12x + 5x - 60 = 0। इसमें से हमारा जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल देंगे, तो x - 12 बचेगा यहाँ हमारा, और यहाँ से हमारा 5 कॉमन निकलेगा तो x माइनस यहाँ भी 12 आ जाएगा = 0। तो x - 12 इन दोनों में कॉमन है, और x + 5 = 0। तो x - 12 = 0, और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 12, तथा x + 5 = 0, x = आ जाएगा -5। ये हमारा ऋणात्मक है, भुजाएं हमारी ऋणात्मक नहीं होती है, तो इसलिए हमारा आधार कितना आ जाएगा, हमारा x सेंटीमीटर आ जाएगा। अतः समकोण त्रिभुज का आधार बराबर 12 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई बराबर, ऊंचाई जो हमारी 12 में से ऊंचाई हमारी x - 7 थी, ऊंचाई हमारी आ जाएगी 12 - 7 = 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि इसका जो आधार है वो 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अगर जो आधार देखो यहाँ 12 लगते हैं, 12 में से 7 माइनस करें तो 5 ही तो बचेगा, इसलिए इसकी ऊंचाई कितनी आई, 5 सेंटीमीटर की आई है, और आधार आया है हमारा 12 सेंटीमीटर का। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक की निर्माण लागत उस दिन की निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो बर्तनों की संख्या मान लेंगे x, कुछ बर्तनों का निर्माण करता है तो उसका मान लेंगे हम x, माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x तथा प्रत्येक नग की लागत क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो कुछ बर्तन जो हमारे वो x हैं। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो उस दिन हमने जो बर्तनों की संख्या निर्मित की तो वो x थे, तो लागत जो बता रहा है वो कि उस दिन के बर्तनों की संख्या का दुगुना कर दो और 3 जोड़ दो, यानी कि 3 अधिक है। दुगने से 3 अधिक कहा तो दुगुना तो हो गया 2x, और 3 अधिक कहा तो इसलिए लागत बैठ रही है उस दिन के प्रत्येक नग की 2x + 3। उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी।
तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक हेडिंग डाल देंगे हम प्रश्नानुसार। उस दिन हमने जो बर्तन बनाए हैं वो x बनाए हैं और प्रत्येक बर्तन का जो मूल्य था वो 2x + 3 था और टोटल रुपए बैठ रहे थे हमारे 90 रुपये। तो अभी यहाँ पर हम इसके गुणन करने के बाद गुणनखंड कर देंगे। 2x² हो जाएगा यहाँ और 3x = 90। इस 90 को इधर जाके माइनस कर देंगे। 2x² + 3x - 90 = 0। अब यहाँ पर हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें गुणा करने के बाद 180 आ जाए, क्योंकि 2 की गुणा 90 से करेंगे तो 180 बैठ रहा है और माइनस करने के बाद 3 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे हमारे, जिन्हें माइनस करने के बाद 3 आ जाए और गुणा करने के बाद 180 आ जाए। ऐसे दो नंबर होंगे हमारे 15 और 12। 15 में से 12 गया तो 3 बचेगा और 15 की गुणा 12 से करेंगे तो 180 भी आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। यहाँ से हमारा x कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 2x + 15 और यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं 6 कॉमन निकाल सकते हैं हम। तो 6 दूनी 12 और 15 × 6 = 90 होता है। तो यहाँ आ जाएगा x - 6 और एक ब्रैकेट में लिख लेंगे हम 2x + 15 = 0। एक बार इसके साथ में 0 रख लेंगे, एक बार इसके साथ में 0 रख लेंगे हम। तो x - 6 = 0, x = आ जाएगा हमारा 6 और दूसरा था हमारा 2x + 15 = 0। तो ये आ जाएगा हमारा 2x = -15 और x = आ जाएगा -15/2। ये हो गया हमारा ऋणात्मक। ना तो हमारे बर्तनों की संख्या माइनस में होती है और ना ही हमारे रुपए माइनस में होते हैं। तो यहाँ पर उसने क्वेश्चन पूछा था निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम अतः उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। तो बर्तनों की संख्या हमारी कितनी मानी थी हमने, x मानी थी। तो x की वैल्यू हमारी क्या है, पॉजिटिव 6 ही है, 6 तथा प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर, जो प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी थी हमारी, 2x + 3 थी। तो 2x + 3 बराबर 2 × 6 + 3 बराबर 12 + 3 बराबर 15। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी आई हमारी, 15 आई है। तो एक बार इसको फिर दोबारा से मैं आपको क्वेश्चन को समझा देता हूँ, अगर जो आपको कोई समझ में ना आई तो वो चीज़ सारी बता दूंगा इसमें। देखो इसमें कहा था एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो कुछ का मतलब है कि हम उसको x मान लेंगे। तो हमने मान लिया कि माना एक दिन में निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या x है। उसने कहा कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में दे रखी है यहाँ पर। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन होगा जैसे कि पहली टाइप का होता है ना, कि हम एक दिन में इतने बर्तन बना लेते हैं तो उसकी निर्माण लागत जो है उसका दुगने का 3 अधिक है। तो एक पहली टाइप का क्वेश्चन हो रहा है, जैसे कि पहले पूछ लेते हैं किसी से कि हमने इतने बर्तन बनाए, बर्तनों की संख्या बता दी कि हमारी इतनी है, x है, और लागत जो है इतनी बैठ रही है कि उसका दुगना कर दो और 3 जोड़ दो। तो वही बात इसमें कही गई है। उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी। अब कुल निर्माण का मतलब यहाँ पर हम समझेंगे कि हमने मान लिया 50 बर्तन बनाए और 15 रुपये के हिसाब से बनाए, तो कुल निर्माण लागत कुछ भी दे सकता है, वो 100, 200, 90, 1000, 2000 कुछ भी दे सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसी कुछ वैल्यू दी गई है कि बर्तनों की संख्या x है और लागत उसकी 2x + 3 है। तो उस दिन अगर जो हम इनकी
निर्माण लागत बात करें कि एक्स बर्तनों की निर्माण लागत एक नग के हिसाब से इतनी है, तो सबकी कितनी हो जाएगी, 90 रुपये बैठ रही थी। तो इसमें क्वेश्चन में हमसे यही कैलकुलेशन करने के लिए कहा गया था कि निर्मित बर्तनों की संख्या बताओ और प्रत्येक नग की लागत बताओ। तो बर्तनों की संख्या हमारी हो जाएगी हमारी 6 और नग की लागत हो जाएगी हमारी 15। यानी कि नग क्या है इसमें, जैसे कि हम बहुत सारे बर्तन बनाते हैं तो उनको तो बोल दिया हमने बर्तन, और उसमें से एक एक को उठाया तो उसको नग बोल दिया कि हमारा ये एक नग है। मतलब जैसे कि मान लो बहुत सारी हमने गिलास बनाए हैं तो वे बर्तनों में आ जाते हैं। अब उसमें से एक गिलास को हम नग बोल रहे हैं, या कुछ भी हो सकता है, कटोरी हो सकती है, गिलास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर जो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो, पूरा चैप्टर समझ में आया हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज भी नेक्स्ट वीडियो में ही मिलेगी देखने के लिए।